स्वागत है आप सभी का। और आज पहली बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुविकल्प प्रश्न की श्रृंखला हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले लास्ट में जो हीट के ऊपर 4 वीडियोस मैंने आप लोगों को सेंड किए थे, उसी पर बेस ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की श्रृंखला में पहला पार्ट आज आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। तो पहला वाला क्वेश्चन जो आपके सामने है कि सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेल्सियस सी एफ फ़ारेनहाइट एफ में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो इसमें अगर फार्मूला आप लोगों को ध्यान हो तो ये फार्मूला आपका ध्यान होता है कि C/5 F-32/9। ठीक है ना, तो ये फार्मूला आपका है। अब जरा मैच करके बताइए कि कौन सा फार्मूला इसके साथ मिल रहा है। ठीक है, तो ये प्लस वाला क्वेश्चन नहीं होगा, ये वाली प्लस वाला नहीं होगा। C/9 वाला दिखाई देता है तो C/9 इसके नीचे आएगा, ये भी नहीं बनेगा। तो C/5 अगर इसके नीचे पहुंचेगा तो F-32 अपॉन इसका मिलेगा। इस ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं कि न्यूनतम संभव ताप कौन सा है। ठीक है, तो न्यूनतम संभव ताप 0 डिग्री सेल्सियस को बोला है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, या सी ऑप्शन माइनस का 273.75, जो आपका सही आंसर है सी ऑप्शन 2 का सी। देखिए मित्रों, सभी लोग ध्यान से समझ लें कि ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग ये लास्ट ईयर्स में जो भी परीक्षाएं हुई हैं हीट की, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं तो ये सब क्वेश्चंस मैंने वहीं से इकट्ठे किए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चंस पसंद आएंगे। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि एक आदर्श गैस थर्मामीटर द्वारा मापा गया ताप व्यंजक T इक्वल्स टू पी टी माइनस पी नॉट अपॉन P100 माइनस पी नॉट इंटू 100 है। ठीक है, ये दे रखा है। तो इसमें जो ताप T है वो उसका मान किस में आएगा, यानी उसकी यूनिट क्या होगी, केल्विन, फ़ारेनहाइट, ड्यूमर या सेल्सियस। तो इसमें सिंपल टेम्परेचर जो है डिग्री सेल्सियस में ही नापा जाएगा, तो उसमें ऑप्शन आपका डी सही है, सेल्सियस इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। रेल की 2 पटरियों के बीच थोड़ी जगह छोड़ी जाती है क्योंकि। तो रेल की पटरियों के बीच में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है, उसके लिए आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम किसी लोहे या द्रव को या किसी गैस को गर्म करते हैं या उसको ऊष्मा देते हैं तो उससे उसमें प्रसार होता है। ठीक है ना, तो प्रसार होने के कारण उसका लंबाई बढ़ेगी। और अगर आपने रेल की पटरियों के बीच में जगह नहीं छोड़ी तो रेल की पटरियाँ जो होंगी वो टेढ़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो गर्म होकर जब रेल उसके ऊपर से गुजरेगी तो घर्षण बल के कारण, फ्रिक्शन के कारण जो हीट उत्पन्न होगी, ठीक है, तो इस हीट से उसमें उसकी पटरी में जो प्रसार होगा, तो जो स्पेस आपने छोड़ा हुआ उस स्पेस को फैलने के लिए पूरा स्थान मिल जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, इससे पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर है। नंबर 5 पर आते हैं। काफ़ी बार आ चुका है, तांबे की एक आयताकार प्लेट में गोल छेद कर दिया जाता है, प्लेट को गर्म करने पर छेद का आकार कैसा होगा। काफ़ी बार कन्फ्यूज़न भी रहता है लोगों को कि एक आयताकार प्लेट ले लिया और उसमें एक गोल छेद कर दिया जाए, तो जब आप इसे गर्म करेंगे तो इसका प्रसार कैसे होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि ये इस तरफ भी बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन ये इस तरफ नहीं बढ़ता, ये बाहर की तरफ होता है। तो बाहर की तरफ जब इसका प्रसार होगा तो इसका आयतन बढ़ेगा। नहीं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 5वें का सी, 5th का क्वेश्चन का सी, कि उसका आयतन, छेद का आकार जो है वो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6 पे। किसी धातु का क्षेत्र प्रसार गुणांक बीटा है तो उसका आयतन प्रसार गुणांक कितना होगा। तो यहाँ पर आपको अल्फा बीटा और गामा, जो क्षेत्र प्रसार गुणांक, सॉरी आपका रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्र प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है ना, तो उसमें जो संबंध होता है उस संबंध को ध्यान करेंगे। और जिसमें संबंध होता है 1:2:3 का होता है। तो यहाँ पर अगर बीटा की बात की जाए और नीचे अगर गामा को लिखा जाए तो यहाँ पर बीटा का अनुपात 2 आता है और गामा का अनुपात आता है 3। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको गामा की वैल्यू निकालनी है बीटा के टर्म्स में तो 3 इसके साथ में आएगा और 2 अपॉन में आएगा, यानी गामा इक्वल्स 2 हो जाएगा आपके पास में 3 बीटा अपॉन 2, यानी ऑप्शन इसका करेक्ट है सी वाला। ठीक है, इसका आंसर सी करेक्ट है। आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और बताइएगा कि ऑप्शन से आप लोग कितने सेटिस्फाई हैं। ठीक है, अगर किसी के पास किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कैसे कुछ ऐसी जानकारी हो जो मैं नहीं दे पाया हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके उसमें आप मुझे इंडिकेट करें, बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं कि किसी पदार्थ का क्षेत्र प्रसार गुणांक, ठीक है, ये बीटा का मान दे रखा है, बीटा की वैल्यू दे रखी है 0.0002 और इसमें प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी प्रति डिग्री सेल्सियस दे रखा है। और इसमें पूछा गया कि रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कितना होगा। तो अल्फा बीटा में क्या संबंध होता है, अगर अल्फा बीटा में संबंध देखें तो बीटा इक्वल्स टू आपके पास वैल्यू आएगी 2 अल्फा। ओके, तो यहाँ से अगर अल्फा का मान निकालना है तो अल्फा इक्वल्स टू आपके पास मिल जाएगा बीटा अपॉन 2, यानी बीटा का जो मान है उसमें आपका 2 से डिवीजन कर दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए। और अगर इसमें 0.0002 में अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलेगा ए, 0.0001 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से ये ऑप्शन इसका सही होगा। साथियों, कोशिश यही की गई है मेरे द्वारा कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके संपर्क में ला सकूं, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूं और कोशिश ये भी कर रहा हूं कि मेरे द्वारा जो भी अपने स्तर पर तैयारी की जा रही है वो तैयारी का फ़ायदा आप लोगों तक भी पहुंचे। और
उसमें पूरा सहयोग आपका मुझे मिलेगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं कि किसी छड़ को गर्म करने पर उसमें होने वाला प्रसार निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो प्रसार की जो छड़ की लंबाई में होने वाला प्रसार है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके फॉर्मूले को अगर हम लोग थोड़ा ध्यान कर लें तो डेल्टा एल इक्वल्स टू अल्फा इंटू प्रारंभिक लंबाई कैप और उसके तापांतर में होने वाली वृद्धि। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिए कि जो छड़ के में होने वाला प्रसार है वो डेल्टा एल को इंडिकेट कर रहा है। तो इसके फॉर्मूले आपको एल दिखाई दे रहा है, यानी प्रारंभिक लंबाई पर निर्भर करता है। ताप में वृद्धि डेल्टा टी पर भी निर्भर करता है। ठीक है, खोखलेपन पर निर्भर नहीं करता और छड़ के पदार्थ पर निर्भर करता है, मतलब अल्फा के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें इसने क्वेश्चन पूछा है कि उसमें होने वाला प्रश्न है उनके से किस पर निर्भर नहीं करता। तो नहीं के लिए बोला है तो ठोसपन या खोखलापन पर, यानी मेरे अनुसार इसका आंसर होगा बी। आपके अनुसार क्या होगा बताइएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होगा, कई बार पूछा जा चुका है, सामान्य क्वेश्चन है, सामान्य प्रश्न स्तर पर रखना चाहूँगा इसे मैं, तो उसका सभी को आंसर पता होना चाहिए। देखते ही आंसर लगाइए इस पर। तो इसका आंसर होगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि ठंडे देशों में झील के पानी के जम जाने पर भी मछलियां जीवित रहती हैं। तो मेरे बनाए गए वीडियो में कई बार मैंने उसमें बताया भी है कि उसमें झील के पानी की जो जमी हुई सतह के नीचे का ताप है उसमें 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। ऊपर का घनत्व वाली यानी ऊपर वाली लेयर पहले जम जाती है। ठीक है ना, तो इसमें आपका ऑप्शन ए नहीं है कि वे अधिक ठंड सहन कर सकती हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। वे अपने अंदर अधिक आवश्यक ऑक्सीजन संचय करती हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है कि झील के पानी की जमी हुई सतह के नीचे पानी द्रव के रूप में 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं कि किसी ठोस लोहे की गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें होगी। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि का अगर मान निकाला जाए, परसेंटेज का मान निकाला है, तो वॉल्यूम पे अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो पाई आर क्यू जब उसकी रेडियस बढ़ेगी तो आर की पावर क्यू आप देख रहे हैं आर की पावर 3 है, तो 3 टाइम्स उसका वैल्यू बढ़ेगी जब आप किसको कंसीडर करेंगे, वॉल्यूम को। क्योंकि क्षेत्रफल को अगर आप देखेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, त्रिज्या को देखें तो उसमें केवल आर आएगा। तो इसमें सही ऑप्शन होना चाहिए कि 11 का ए उसके आयतन में होने वाली वृद्धि सही आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए जल प्रयोग में लाया जाता है, क्यों लाया जाता है। ऑप्शन ए, जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता उच्च होती है, या निम्न ताप पर उपलब्ध है, या निम्न घनत्व पर होता है, या आसानी से उत्पन्न होता है। तो जल जो है उसकी सबसे खूबसूरती यही है कि उसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होती है। विशिष्ट ऊष्मा से मतलब यही है कि वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। देखिए सिंपल, अगर आप दूध और जल को भी गर्म करने एक साथ रखें ना, तो पता है दूध पहले उबलने लगेगा, जल देर से उबलेगा। क्यों, क्योंकि उसकी क्वालिटी है, उसका गुण है, उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, तो यहीं पर जो आपका ऑप्शन ए है वो मेरे अकॉर्डिंग सही है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता उच्च होती है। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा और उसमें कहिएगा कि ये वाला क्वेश्चन इस कारण से, इस रीजन से सही है, या जो मैंने जो बताया वो गलत है। ठीक है, तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा और आपको उसका आंसर भी मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ में। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हम टिक लगा लेते हैं। तो इसमें सही आंसर है जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता उच्च होती है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। 13 ऑप्शन 13 है कि भाप की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो भाप की विशिष्ट ऊष्मा, ये तो याद करने वाला क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 80 किलो कैलोरी दे रखा, 4.2 किलो कैलोरी पर किलोग्राम दे रखा, 1 किलो कैलोरी दे रखा, 536 किलो कैलोरी। ये सही आंसर है, क्योंकि आपने एक बार पढ़ा भी दिया था मैंने कि भाप से जलना अधिक कष्टकारी होता है। क्यों, क्योंकि उसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट होती है, वो 536 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होती है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जलने का अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है। तो अभी हम लोग इसी को आपसे डिस्कस कर रहे थे। तो ऑप्शन में गर्म वायु, गर्म जल, जल वाष्प या खौलता हुआ जल। तो इसमें सही ऑप्शन है जल वाष्प। ठीक है, इसमें ऑप्शन सही होगा आपका 14 का सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 15 है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया, डेफिनेशन पर बेस है। तो जिनको अच्छे से डेफिनेशन याद थी विशिष्ट ऊष्मा की, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को वो सही करेंगे कि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो वो लोग इसका आंसर सही करेंगे और इसका आंसर सही लगाएंगे ए, विशिष्ट ऊष्मा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिए, निम्नलिखित द्रवों में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। तो मैंने इसका आंसर पहले ही आपको बता दिया है कि सभी जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं उनमें सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, जल की होती है। तांबे की नहीं होगी, पारे की नहीं होगी, हाइड्रोजन की नहीं होगी, सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा जल की होती है। मतलब यही है कि जल देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थित पानी की कुछ मात्रा में उसी ताप पर स्थित बर्फ की कुछ मात्रा अगर मिला दी जाए तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा। क्या घटेगा, बढ़ेगा, वही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब तक कि बर्फ़ मेल्ट नहीं हो जाती तब तक उसका टेम्परेचर वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि उस समय उसकी स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, उसमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, उससे उसके टेम्परेचर ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो इसमें सही आंसर है आंसर सी, उसका
उसका जो ताप है वो वही रहेगा, यानी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर है। देखिए ये पहला वाला वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है हीट के लिए, और कोशिश ये करूँगा कि जितने भी इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 या जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिल पाएंगे मैं अलग अलग बुक्स से छांट कर आपके लिए लेकर आता रहूँगा। देखिए किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए तैयारी का कोई मानक नहीं होता है, ठीक है। प्रिपरेशन की कोई सीमा नहीं है, अनलिमिटेड ज्ञान है, अनलिमिटेड चीज़ें हैं। बस कंपटीशन इस बात का कि कौन किससे ज़्यादा पढ़ पाता है, ठीक है, कौन कितनी ज़्यादा बुक्स कलेक्ट कर पाता है, कौन कितना किससे ज़्यादा ध्यान दे पाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, 18 पर, कि वह ताप जिस पर बर्फ़, पानी और इसका वाष्प संतुलन में रहता है उस बिंदु को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों स्थितियां हैं आपकी भाई, आपकी लिक्विड भी है, सॉलिड भी है और गैसियस स्टेट भी है, ठीक है ना। तो ये जितने भी पॉइंट एक ही बिंदु पर अगर मिल रहे हैं तो ये ट्रिपल पॉइंट बनता है, इसको बोलते हैं त्रिक बिंदु, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु। यहाँ पर आपकी बर्फ़ सॉलिड का काम कर रही है, पानी लिक्विड का, और वाष्प है वो गैस का काम कर रही है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, 19वां क्वेश्चन, किसी पदार्थ को गुप्त ऊष्मा देने पर क्या होता है अभी, ठीक है। तो गुप्त ऊष्मा के लिए हमने जब आपको थ्योरी पढ़ाई थी तो बताया थी, स्टेट चेंज होते समय किसी भी वस्तु की अगर अवस्था परिवर्तन हो रही है उस समय जो आप टेम्परेचर देंगे वो वस्तु का ताप नहीं बढ़ाएगा, वो कहाँ जाएगा, तो वो केवल स्टेट को चेंज करने में खर्च होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके सामने, गतिज ऊर्जा बढ़ती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, या स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है, दोनों प्रकार की ऊर्जा प्रभावित रहती हैं। तो इसमें आप मेरे अनुसार जो ऑप्शन सही है वो है स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है किसी भी पदार्थ को गुप्त ऊष्मा देने पर। फिर से कह रहा हूँ, कोई भी दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, मुझे बताइएगा कि इसका आंसर ये वाला करेक्ट नहीं है, आपके अकॉर्डिंग क्या है, इंतजार करूँगा आपके आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 2 किलोग्राम पानी की ऊष्माधारता कितनी होगी। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन का सवाल है, तो थोड़ी किस कैलकुलेशन कर लीजिए मेरे साथ में। तो यहाँ पर आपको चेंज करना है, विशिष्ट ऊष्माधारता पता नहीं है 2 किलोग्राम की, तो विशिष्ट ऊष्माधारता सी का अगर मान निकालें तो m/s के बराबर होगा, ठीक है। तो m का मान यहाँ पर दे रखा 2 kg, 2 kg को आप ग्राम में चेंज करेंगे तो 2 × 10⁻³ आएगा, इतना ग्राम, ठीक है, इतना ग्राम मिलेगा। और सी का, एस का मान अगर पानी की बात करें, जल की बात करें तो 1 कैलोरी, ठीक है, 1 कैलोरी पर ग्राम और डिग्री सेल्सियस। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हुआ, 2 × 10⁻³ को आप 2000 लिख सकते हैं भाई, ठीक है, 2000 हो जाएगा, 2000 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 21 कह रहा है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है, इसका मान जूल में कितना होगा भाई। तो इसमें भी थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरे साथ कीजिए। तो इसमें सबसे पहले 1 कैलोरी, ठीक है, 1 कैलोरी को आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 इतना जूल हो जाएगा, ठीक है ना। ये कैलोरी को आपने जूल में कन्वर्ट किया, अपॉन में ग्राम दे रखा है तो उस ग्राम को जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 10⁻³ इतना kg और डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आएगा। अब यहाँ पर जूल प्रति किलोग्राम, यानी जो मात्रक हमको यहाँ पे चाहिए वो मात्रक यहाँ पर मिल गया। बाकी इधर कैलकुलेशन कीजिएगा तो कैलकुलेशन में क्या आएगा, 4.2 × 10 को ऊपर ले जाएंगे 10⁻³ तो इसमें ऑप्शन आपका देख लीजिए कौन सा वाला करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है 21 का, यानी 21 का बी आंसर करेक्ट है, 4.2 × 10⁻³। 22 पर आते हैं, तांबे से बनी एक छड़ की लंबाई 2 मीटर, व्यास 0.3 मीटर तथा तांबे की ही दूसरी छड़ की लंबाई 3 मीटर और व्यास 0.2 मीटर है। इन दोनों के ताप में समान वृद्धि की गई है। तो छड़ों का ऑप्शन पे जरूर ध्यान दिया करिए कि दोनों छड़ों का रेखीय प्रसार गुणांक समान होगा। दूसरा ऑप्शन, पहली छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक अधिक होगा, दूसरी छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक होगा अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो जब दोनों ही छड़ तांबे की बनी हुई हैं तो दोनों के लिए अल्फा के तो मान एक जैसे हो गए भाई, दोनों के पदार्थ तो एक जैसे हो गए, तो वो तो अब लंबाई ना तो लंबाई पे डिपेंड करेंगे ना उनके डायमीटर पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। यानी दोनों छड़ों का रेखीय प्रसार गुणांक यानी अल्फा की वैल्यू दोनों के लिए एक समान रहेगी, क्योंकि इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22, ये 22वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन 22 क्वेश्चन की ही श्रृंखला थी, और उम्मीद करता हूँ ये श्रृंखला आपको बहुत अधिक पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए आपका व्यूज़ मुझे देखते ही पता चल जाता है कि कितने स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, टाइमिंग से पता चल जाता है कितनी देर देखा गया है, ठीक है ना। तो आपका इंटरेस्ट मुझे पता चल जाएगा। अगर ऐसे ही वीडियो आप लगातार, इससे और भी अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास मैं करूँगा, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट, आपका सहयोग, आपका इंटरेस्ट मुझे एनर्जी प्रदान करेगा, ठीक है, एनर्जी देगा। तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में लगातार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।